आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। हर बार की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं मुस्लिम तबके से जुड़े बहुत सारे इश्यूज को लेकर। आज हम बात करेंगे अक़लियती तबके की तरक्की की, और ये भी बात होगी कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कितनी संजीदा हैं मुसलमानों की तरक्की के लिए। साथ ही ये भी बात करेंगे कि जो मरकजी हुकूमतें हैं, क्या वो भी अपना जो रोल होना चाहिए उसका तरक्की के लिए वो अदा कर पा रही है। और इस अहम इशू पर बात करने के लिए कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले इनका तारुफ हम करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, आप मेंबर हैं नेशनल ओबीसी कमीशन के। इस्तकबाल है आपका। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सफदर हुसैन खान साहब, आप माइनॉरिटी कमीशन जो है दिल्ली का उसके चेयरमैन हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा सैयद फैसल अली साहब मौजूद हैं, ग्रुप एडिटर हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा और आलमी सहारा टीवी के, आपका भी इस्तकबाल है। और बड़ी तादाद में ऑडियंस भी यहाँ पर बैठी है। और इनके दरमियान एक खास मेहमान बैठी हुई हैं, अजरा सुल्ताना साहिबा, आप सोशल वर्कर हैं, ये भी अपने सवाल रखेंगी। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा साहब, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अक़लियती तबके की तरक्की की बात हो रही है और बात हो रही है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कितना संजीदा हैं इस तबके की तरक्की को लेकर। मरकज़ का भी एक रोल होता है, चूंकि सारे फंड्स जो है वहीं से जाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल ये है कि जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं वो आपको लगता है कि संजीदा हैं अक़लियती तबके की तरक्की को लेकर जितना उनको होना चाहिए? चूँकि अक़लियती तबका के फंडिंग का सवाल है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारा जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, सब्जेक्ट तो है इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो कई मामलों में बहुत शिकायतें आ रही हैं, जैसे ख़ास तौर पे अक़लियती तबका के बच्चों के स्कॉलरशिप की एक मेजर स्कीम है, कई राज्यों ने उसको किया नहीं। आप देखिए गुजरात की सरकार ने मना कर दिया, और आज वो चीफ मिनिस्टर बड़ा अक़लियती हमनवा बनने का दावा करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट करना पड़ता है कि अक़लियतों के प्रोग्राम को आप लागू कीजिए। उसी तरह चले जाइए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की सरकार में ये जो फंड गए हैं उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। लेफ्ट पार्टियों ने अक़लियतों के लिए इवन के जो रिजर्वेशन था, उस रिजर्वेशन जो 27% कॉन्स्टिट्यूशनल है उसका भी पालन नहीं किया लेफ्ट की सरकार ने। और आखिरी वक्त जब सरकार जाती रही तो कह दिया कि हमने माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन दे दिया, जबकि वो सही नहीं है। तो ना जो 27% रिजर्वेशन है उसमें मुसलमानों का भी हिस्सा है, ना मुसलमान इस बात को जानते हैं कि मेरा हिस्सा है, और हिंदू तबका ये समझता है कि इसमें मुसलमानों का हिस्सा है ही नहीं। तो इसकी भी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी कौन है? स्टेट है, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिल पाता है। आप बिहार को ले लीजिए, बिहार में अभी 3 साल पुराने स्कॉलरशिप के पैसे बांटे ही नहीं गए हैं। कई बार 4 साल के बाद जो स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस अपने स्कूल को छोड़ के दूसरी जगह चला गया, अब उसको चेक उनके स्कूल में जा रहा है, उनका एड्रेस नहीं है, जो देना भी चाहते नहीं है। तो ये सेंट्रल के जो फंडिंग है नन प्लान के खर्च हो गए। पिछले बजट में आप देख लीजिए, अभी तो बजट आना है, प्लान के पैसे जो थे 450 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के माइनॉरिटी अफेयर्स के पैसे सरेंडर हो गए। क्यों हो गए? उनका यूटिलिटी नहीं, और तनख्वाहें बांट दे रहे हैं। और प्लान जो है, जो हम स्कीम दे रहे हैं, जो हम फायदा पहुंचाना चाहते हैं अवाम को, वो नहीं है। तो हम समझते हैं कि स्टेट की ड्यूटी इम्प्लीमेंटेशन की बुनियाद पर है और सेंट्रल की ड्यूटी पॉलिसीज और फंड के मुहैया कराने के लिए है। फंड मुहैया भी बहुत कम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मुहैया जो फंड हो रहा है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम सिर्फ सरकार को जिम्मेदार नहीं समझते हैं, उसमें मिली तंजीम, पॉलिटिकल पार्टी, मजहबी लीडरशिप, ये लीडरशिप सब है। ये सारे लीडरशिप जो है दिल्ली में है, लखनऊ में है और स्टेट कैपिटल में है। और सेंट्रल के फंड और स्टेट के फंड जाते हैं ब्लॉक में, जहां सीईओ और बीडीओ से पैसे लेने पड़ते हैं स्कीम के लिए, जहां काम करने की जरूरत है वहां नहीं हो रहा है। वहां हमारी लीडरशिप नहीं है। ये सबसे अहम पहलू है। जी बिल्कुल। सफदर हुसैन साहब, चूंकि आप सूबाई हुकूमत का हिस्सा हैं, अहम हिस्सा हैं, और आप एक ऐसा डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं जो सीधे अक़लियती तबके से जुड़ा हुआ है। सूबाई हुकूमतें जो है वो अहम रोल अदा कर सकती हैं, जो फंड्स आते हैं मरकजी हुकूमत की तरफ से उनको इंप्लीमेंट करने में, उनको खर्च करने में। लेकिन हम देख रहे हैं सूबाई हुकूमतें ही कहीं ना कहीं गड़बड़ियां करती हैं। गुजरात का बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है, और नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने तो वक्त ही नहीं दिया था नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन के जो चेयरमैन है उनको मिलने का, वो इस इशू पर बात करना चाह रहे थे। आपको लगता है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं वो रोल नहीं अदा कर रही हैं? नहीं, देखिए, मैं दिल्ली के बारे में मैं बतला सकता हूँ जी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हमारी मिसेस शीला दीक्षित, और चेयरमैन मैं हूँ माइनॉरिटीज कमीशन का। मैं एक चीज़ बतलाना चाहता हूँ, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है माइनॉरिटीज़ के साथ, खासतौर से मुस्लिम्स के साथ मैं कहूँगा, वो है अवेयरनेस। लोगों को मालूमात ही नहीं है कि क्या स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट की हैं, क्या
मौलाना आज़ाद फाउंडेशन किए हैं और ये सब। अगर ये मालूमात नहीं थी, जब मैंने टेक ओवर किया तो मुझे ही नहीं मालूम था। जो 32 साल प्रगति मैदान में नौकरी करी, 15 साल पुलिस में नौकरी करी, मुझे नहीं मालूम था। तो मैंने ये सोचा कि अवेयरनेस कैंप लगाएं, और हमने ये अवेयरनेस कैंप लगाए, और अवेयरनेस कैंप तकरीबन 25-30 हमने अवेयरनेस कैंप लगाए। उसका नतीजा हमें ये मिला कि 2010 बिफोर आई टुक ओवर, उससे पहले 41,000 एप्लीकेशन फी रिइंबर्समेंट और स्कॉलरशिप की जाती थी। 2011 में 1,06,000 एप्लीकेशन हुई, और 2012 में अभी 1,60,000 एप्लीकेशन अप्लाई किया है। अब दिल्ली में हर बच्चा, माइनॉरिटी का कोई भी हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, उन सबको अब ये मालूम है कि ये स्कीम्स हैं, इसको यूज़ करना है। और आज की डेट में मेरे ख्याल से कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ना मिल रहा हो। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी तरफ से, यहाँ मैंने देखा है कि और भी स्कूल्स कॉलेजेस में फंडिंग ज़बरदस्त तरीके से दे रहे हैं। तकरीबन अभी दिया है 40-50 करोड़ तो अभी दिया है। जो माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट जो है, माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट आता है, उसके लिए पैसा दिया है। ओखला के लिए पैसा दिया है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसमें पैसा लगा रहे हैं। और ITI नंदनगरी में खुल चुका है, दूसरे 2 ITI और खुलने की बात चल रही है। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि और चीज़ एक बतलाना चाहूँगा। मेरा यूपी में रहने वाला यूपी का हूँ, तो मुझे बुलाया गया वहाँ यूपी में बहुत सी जगह मैं गया, गाज़ियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, हापुड़, मेरठ। जब मैंने ये स्कीम्स बतलाई उन लोगों को, अफसोस की बात यह है कि वहाँ भी किसी को नहीं मालूम था। अवेयरनेस की सबसे बड़ी कमी तो है। सबसे बड़ी कमी जो है अवेयरनेस। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारी हुकूमतें हैं, उनकी जो नीयत है पैसे को खर्च करने की, वहां पर भी कहीं ना कहीं शक होता है, उनमें भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो नीयत साफ नहीं है। नहीं, उसमें मैं, क्योंकि अवेयरनेस तो ठीक है, नहीं पता आपको, लेकिन हुकूमतों का काम तो है अवेयर करने का। हुकूमतों का काम है जो फंड आपको मिला उसको खर्च किया जाए, पूरा यूटिलाइज किया जाए उसको। उससे पहले क्या हुआ, अवेयरनेस करने के लिए हमने जो कोशिश करी, हमने उर्दू प्रेस का बहुत बड़ा हमें सपोर्ट रहा। ETV उर्दू का भी मैं कह सकता हूँ सपोर्ट रहा हमें, कि उर्दू प्रेस ने जो भी हमारे जहाँ भी मतलब हमें जाता था, जहाँ भी बोलता था, इमीडिएटली वो बतलाते थे कि ये स्कीम चल रही है, ये आ रही है। ऐसे ही पहले जो था 5 साल था, ये रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए SC/ST के लिए 3 साल और माइनॉरिटीज़ के लिए 5 साल रेजिडेंशियल प्रूफ चाहिए। अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तब आपको फी रिइंबर्समेंट होगा। हमने उसको करके 3 साल करवाया, इसीलिए कि हमने कहा साहब जब SC/ST का है तो इसका भी 3 साल हो। अब 3 साल में अब लोग अप्लाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आगे आने वाले सालों में मुझे लगता है कि और ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी। जैसे हमदर्द पब्लिक स्कूल है, वहाँ उनको मालूम ही नहीं था कि ये स्कीम है। जब बतलाया तो इस साल उनकी एप्लीकेशन है, इससे पहले कभी उन्होंने अप्लाई नहीं बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सैयद फैसल साहब, मरकज़ का भी हम जिक्र ज़रूर करेंगे जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी सवाल जो है वो रियासती हुकूमतों का ही है। कितना आपको लगता है, क्या वाकई इनकी नीयतें जो है वो साफ हैं सूबाई हुकूमतों की? क्योंकि जब इंतखाबात होते हैं, बड़े बड़े जो है दावे किए जाते हैं, वादे भी किए जाते हैं, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, फंड जो है वो रिलीज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, लेकिन उन फंड्स का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। आपको सबसे पहला सवाल ये है कि क्या आपको कहीं लगता नहीं शक जो है इनके ऊपर नहीं होता, इनकी नीयत के ऊपर? शक का तो सवाल ही नहीं उठता है। मुझे पूरे तौर पे ये लगता है कि इनकी नीयत ही नहीं है किसी चीज़ को करने की। एक बात जहन में रखिए कि जो 2 हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं वो एक अपनी सियासी पार्टी के नुमाइंदे हैं, एक सरकार के नुमाइंदे हैं। मैं गैर जानिबदार हूँ चूँकि सहाफ़ी तबके से आता हूँ। एक बात बहुत साफ़ कर दूँ कि अभी अगर 2013, मैं सुबाई बात पे भी आऊँगा, लेकिन पहले 2013 का बजट आप देख लें, 3,511 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री के लिए दिया गया है। जहन में ये रखिए, सच्चर कमेटी के बाद किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों की हालत दलितों से ज़्यादा बदतर है। 94.9% मुसलमान, 94.9% मुसलमान पॉवर्टी लाइन के नीचे रहता है। ये हालत शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की भी नहीं है, ये बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन अभी 2013 और 14 का जो बजट आया है उसमें 3,511 करोड़ माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए दिया गया है। लेकिन उसी तरफ अगर आप देखें शेड्यूल कास्ट के लिए तो 45,665 करोड़ दिए गए हैं। फ़ीसद अगर देखें तो माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटीज़ का जो फ़ीसद है हिंदुस्तान में 19.4% है और शेड्यूल कास्ट का 19.7% है। बिल्कुल नेक एंड नेक हैं, बराबर हैं। लेकिन उनका एलोकेशन नहीं, उनका एलोकेशन है 45,465 करोड़ शेड्यूल कास्ट के लिए और 24,561 करोड़ अलग से है शेड्यूल ट्राइब के लिए। आप देखिए क्या वॉल्यूम है उसका। और यहाँ सिर्फ 3,511 करोड़ है। उसमें भी जैसा शकील साहब ने बताया कि वो फंड भी यूटिलाइज नहीं हो पाता है। तो कहाँ गड़बड़ी है? आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तो गवर्नमेंट की नीयत साफ़ नहीं होती है,
सफदर साहब जो कह रहे हैं अवेयरनेस का प्रॉब्लम, वो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अवेयरनेस नहीं है, लेकिन क्या अवेयरनेस उसके पास हो सकती है जिसके पास ना लिखने पढ़ने का कोई साधन है, ना जिसके पास टीवी है। जिसने टीवी और कंप्यूटर कैलेंडर्स में देखे हैं, उनको आप अवेयर करेंगे? बिल्कुल सही। उनको आपने महरूम रखा है बुनियादी चीज़ों से, बुनियादी जो इक़दाम होने चाहिए वो भी उनके पास नहीं। वो कहाँ से अवेयर होंगे? और क्या अवेयर करने की जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया और खुद उन लोगों के ऊपर है? नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार पूरे तौर पे फेल हुई है। पूरे 62 साल का अगर आप तजिया कीजिए तो हर सरकार ने, मैं तो ये वर्ड यूज़ करूँगा, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ हुआ है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ऑफ माइनॉरिटीज़ हुआ है। इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। और नीयत का जहाँ तक सवाल, पूरे तौर पर नीयत पे शक किया जा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं, रिपोर्ट है, बिल्कुल ठीक है, उसमें ये चीज़ है कि क्या हालत है मुसलमानों की। लेकिन एक मुस्बत पहल हो रही है सूबाई लेवल पे। अगर बात करें, कुछ सूबाई सरकार, जाहिर सी बात है नरेंद्र मोदी से कोई तवक्को नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के लोग उनको टारगेट करते हैं, बिल्कुल वो हकदार हैं टारगेट करें। लेकिन क्या कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स में हुआ है? क्या समाजवादी पार्टी के स्टेट्स में हुआ है? सबसे सेकुलर कही जाने वाली वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की हालत बदतर है। तो कहीं ना कहीं एक सोची समझी स्कीम के तहत पूरे तौर पे मुसलमानों को नेग्लेक्ट किया गया है। और उसी तरफ आप रिजर्वेशन की भी बात कर रहे थे, क्यों नहीं मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाए? आप कहते हैं कि कम्पीट करके आइए। जब मुसलमानों की रिजर्वेशन की बात होती है तो सारा मीडिया, सारे लोग ये खड़े होकर कहते हैं नहीं कम्पीट करके आइए। कैसे कम्पीट करेंगे? वो बच्चा जिसने कंप्यूटर ख्वाब में भी नहीं देखा है, उसको आप कम्पीट करने के लिए उस लोगों से कह रहे हैं जो पैदा हुआ है तो हाथ में आईफोन है। ये एक दोहरा निज़ाम जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसी को आज की जो मौजूदा सरकार है, चाहे सूबाई हो चाहे मरकज़ी हो, उसी को फॉलो कर रही है, जिसमें मुसलमान का कोई जगह या कोई मुस्तकबिल नहीं दिखता। बिल्कुल ठीक है। हज़रत सुल्ताना साहिब आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है? पहला सवाल यही है, सबसे ज्यादा देखा जाता है सेक्युलर अपने आप को होने का दावा करती है कांग्रेस। अगर कांग्रेस की हुकूमतें भी ऐसा करेंगे तो फिर किससे उम्मीद की जाएगी? सईद फैसल साहब ने कि उनको तो जाने दीजिए, मोदी साहब को क्यों जाने दीजिए? क्या हमारे फेडरल सिस्टम का गुजरात हिस्सा नहीं है? गुजरात भी एक हिस्सा है और उसको हम जाने नहीं दे सकते, क्योंकि पैकेज हमारी सरकार दे रही है। केंद्रीय सरकार से जो पैकेज रिलीज होता है, माफ़ कीजिएगा, मैं आप दोनों से, सफदर साहब और शकील साहब से एक बात पूछना चाहूँगी, ये आवाम की तरफ से, कि आप एक बात बताइए कि जब पैकेज रिलीज़ होता है, और मैंने ये मनमोहन सिंह साहब से, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से ही पूछा था, तो उन्होंने कहा हमने, जब मायावती की सरकार थी यूपी में, तो उन्होंने कहा कि हमने पैकेज दे दिया है। पैकेज देना ही बात खत्म करने तक नहीं है, पैकेज दे के उसके एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए और बाकायदा पता करना चाहिए जिस मुद्दे के लिए पैकेज दिया था क्या वो मुद्दा पूरा हुआ, क्या उसमें सर्फ हुआ, क्या वो पूरा इन्वेस्टमेंट हुआ, क्या कंज्यूम हुआ, और नहीं हुआ तो आपने कहाँ उसको डाइवर्ट कर दिया। अगर डाइवर्ट हुआ तो ये उनको पकड़ होनी चाहिए और आइंदा के लिए उनकी याद दहानी करनी चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, मोहतरमा ने कहा कि गुजरात को क्यों जाने दें। मैंने सिर्फ इसलिए गुजरात को जाने देने की बात की कि गुजरात से तो हमको तवक्को ही नहीं है कि वहाँ जो आदमी सरकार में, मेरी बात सुन लीजिए, वहाँ पे जो आदमी सरकार में है वो तो खुले तौर पर हमारे साथ नहीं, हमारा दुश्मन है। लेकिन वो लोग जो दोस्त होने का दावा करते हैं वो भी पीठ में खंजर, वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कर रहे हैं। बात है उनका ये कहना है कि वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियां कर रहे हैं। भारत के माननीय संविधान में हम नागरिक हैं, तो हम ये कैसे कि हम जाने नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि भाई फेडरल सिस्टम इंडिया का जितना बड़ा, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा फेडरल सिस्टम इंडिया का है। बिल्कुल ठीक। और जब हम केंद्र की बात करते हैं, केंद्र जब डाइवर्ट करता है सबको, सूबाई सरकारों को देता है, तो हम लोगों का हक बनता है। जो हुकूमतें हैं, कांग्रेस की जो हुकूमतें, वहां पर भी, जिन स्टेट्स में कांग्रेस की हुकूमतें, वहां पर भी छला जा रहा है अकलियती तबके को। अगर हम बात करें मरकज की, मरकज ने जो है वो सच्चर कमेटी भी बना दी थी, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, और मिश्रा कमीशन जो है उसकी रिपोर्ट्स भी, उसकी सिफारिशात भी जो सबके सामने हैं। लेकिन जब बजट पेश होता है, जब बजट का एक सिस्टम आता है, तो वहां देखते हैं कि कहीं ना कहीं अकलियती तबके को ठगा जाता है, छला जाता है। अगर मैं बिल्कुल हिंदी का लफ्ज इस्तेमाल करूं, आपको लगता है कि आज़ादी के इतने साल का जो है हवाला देते हैं, लंबे वक्त तक कांग्रेस की हुकूमत रही है, जो सिलसिला तब से शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है, ठगे जाने का, छले जाने का अकलियती तबके को? देखिए, पहली बात तो ये बताऊं कि मुसलमानों के हवाले से जो स्कीम बनती है उसमें छला जाना और ठगा जाना तो एक बहुत छोटा सा मामला है। पूरे तौर पे उनको हर चीज़ से नकार दिया जाता है, कोई बात होती नहीं। एक दूसरे ये कि इसमें अहम रोल होता है मीडिया का भी। मैंने जब से जिम्मेदारी संभाली है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप एडिटर के तौर पे, तो मैंने सारे अखबारों का को देखा कि जो भी हिंदुस्तान के अखबार निकलते हैं उसमें बहस क्या होती है। आपको ताज्जुब होगा, मैं उस तरफ जा रहा हूँ जो सफदर साहब ने इशारा किया, अवेयरनेस नहीं है कि किसी अखबार में बजट और बजट में मुसलमानों के लिए क्या प्रोविजंस हैं, किसी उर्दू अखबार में नहीं आता है।
उर्दू अखबार में भी नहीं आता, अखबार में भी नहीं आता है। अखबारों में हम लोग उस तरह की खबरों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं जिससे जो आपके पैशन है, जो आपके सेंटिमेंट्स हैं, वो ज़्यादा आपके ये हों, और जो बुनियादी आपके मुद्दा है उसकी तरफ बहस ना हो और उसकी तरफ आपका ज़हनी ना जाए। हमने पहली बार इस बार ये किया कि हमने 20 तारीख से 28 को 26 को रेलवे बजट आता है, 28 को नेशनल बजट आता है, 20 तारीख से बजट पे बहस करवाई उर्दू अखबार में अपने, और पूरे तौर पे लोगों को ये बताने की कोशिश की। जाहिर सी बात है वक्त ज़्यादा नहीं था कि पिछले 4 साल में यूपीए की सरकार में जो अक़लियतों के हवाले से जो वादे वहीद किए गए वो किस हद तक पूरे हुए और कामयाब हुए। तो अब सामने आता, उसके बाद लोगों के रिएक्शन लिए तो पता चला कि कहीं कुछ नहीं हुआ है। एक बात बिल्कुल तय है कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आप लोगों में बेदारी आना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, मुझे ताज्जुब होता है, जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दें कि एक अभी डिसीजन हुआ HRD मिनिस्ट्री का कि NET का जो एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें से उर्दू को हटा दिया गया। ठीक है, आप देखिए कौम किस कदर बेखबर है, उर्दू को हटा दिया गया। उर्दू को हटा दे, उसी दिन मैंने एक आर्टिकल भी लिखा, TV पर भी डिस्कशन किया। लेकिन एक सवाल मेरा था कि भाई ये बताइए कि 6 ज़बानों को उसमें डाला गया है, उसमें मराठी और उड़िया जोड़ी गई है। मैं यहाँ पे आप सबके सामने ये सवाल उठा रहा हूँ कि उड़िया उड़ीसा के अलावा कहाँ बोली जाती है, मराठी मराठवाड़ा के अलावा या महाराष्ट्र के अलावा कहाँ बोली जाती है। हिंदुस्तान में उर्दू ज़बान एक स्टेट जम्मू एंड कश्मीर सरकारी ज़बान है, 9 दूसरे स्टेट्स में दूसरी गैर सरकारी ज़बान है और पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है। उसको हटा दिया आपने, क्या है आपका लॉजिक? और उस पर किसी भी कौम या मिल्लत के रहनुमा ने, किसी भी तंजीम ने, उर्दू एकेडमी या माइनॉरिटी कमीशन ने कोई एहतजाज आज तक नहीं किया, लेकिन और ना लोग सड़कों पे आए। मैंने अपील की अपने इदारिये के हवाले से, अपने मजमून के हवाले से, अपने TV शो के हवाले से कि इसमें कौम में बेदारी आनी चाहिए, लोग आए, इसलिए उनको पता नहीं है क्या हो रहा है। 15,000 लड़के सिर्फ इस साल डॉक्टर बनने से महरूम हो जाएंगे। तो क्या चाह रही है सरकार, चाहे वो मरकजी सरकार हो चाहे सूबाई सरकार हो, कि जो मुसलमान के बच्चे हैं वो सिर्फ क्लर्क और ड्राइवर और स्टेनो बन के रहें? ये वही निज़ाम है जो अंग्रेज सरकार चाहती थी कि हिंदुस्तान में सिर्फ क्लर्क बने, अच्छी नौकरियां जो हैं गोरों के पास हो। तो उसी तरह का निज़ाम हम भी लाना चाह रहे हैं। बिल्कुल, और इसमें एक अहम बात ये भी है कि कई सारे लोगों ने जो है के रहमान खान साहब जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात की और उनसे भी कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस उर्दू का जो मसला था ये नहीं जो है हल हुआ। मैं उनको 20-25 साल से जानता हूँ, उनसे बहुत वाज़ेह बात हुई है। वो हमेशा ये दावा कर रहे हैं कि 3 माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ खोलने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम किस एक्ट के तहत खोलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ जो HRD मिनिस्ट्री के तहत आती है, वो हमेशा ये कहते हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री स्पोर्ट्स एकेडमी खोल सकती है, तो हम भी मिनिस्ट्री एजुकेशनल यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं। मुझे ये लगता है कि पूरे तौर पर सरकार कहीं ना कहीं एतजाद में है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शंस में है, कहीं ना कहीं मोड ऑफ डिनाइल में है, और उसकी जो स्कीम है जिस तरह इन दोनों ने भी इशारा किया है बहुत क्लियर नहीं है, उसमें क्लैरिटी नहीं है, और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा वो नहीं है। और एक चीज़ और मैं आपको कहूँगा कि जो स्कीम चलती है मरकज़ से स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन की बात होती है, शकील साहब ने कहा स्टेट में इम्प्लीमेंटेशन जाहिर सी बात है वहाँ होना चाहिए, वहाँ से फंड रिटर्न होकर आता है। हमारे डिफरेंट जो सेटअप है गवर्नमेंट में, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं जो उस स्कीम को बेनिफिशियरी तक नहीं पहुंचने देते हैं। तासुब हो चाहे उनके पार्ट पे इग्नोरेंस हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, वो स्कीम लोगों तक नहीं पहुंच सकती है। तो सिर्फ ये कि माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री बना दें वो नहीं होगा। सारे मिनिस्ट्रीज़ में ऐसी एक मॉनिटरिंग बॉडी की तरफ जो इशारा किया गया वो हो, ताकि जो फंड गए और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ, बेनिफिशियरी तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस पे पूरी एक फैक्टशीट हो। एक और फ्रॉड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको बताऊं, माइनॉरिटी के हवाले से ये बात होती है, माइनॉरिटीज़ के लिए ये फंड दिया गया, लेकिन माइनॉरिटीज़ में जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है वो है मुसलमान। उसका अलग से आज तक ब्रेकअप, मैंने भी RTI करके कहा कि बताइए कि मुसलमानों के लिए क्या हुआ है। माइनॉरिटीज़ के नाम पर सिखों को सबसे ज़्यादा इमदाद मिलती है, जैन्स को सबसे ज़्यादा इमदाद मिलती है, मुसलमानों तक उसका एक हिस्सा भी नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें ये भी बड़ी बात है, बिल्कुल सही, जिस पर नजर रखनी अहम इशू है ये। डॉक्टर शकीलुज़्ज़मा साहब आप बताइए, सूबाई हुकूमतों के ऊपर जो है आपने सवाल निशान लगा दिया, लेकिन जहां आप बैठे हैं, भले ही आप सीधे तौर पर जो है वो हिस्सा ना हो गवर्नमेंट का, लेकिन नेशनल OBC कमीशन के जो है मेंबर हैं, अहम जिम्मेदारी है आपके ऊपर भी। यहाँ पर भी जो ये सौतेला रवैया हो रहा है अक़लियती तबके के साथ, कैसे दूर हुई? हम यहाँ जब खड़े हैं, सरकार के हिस्सा होने के बावजूद सच्चाई को नहीं झुटलाने के लिए हम खड़े हैं। हम मिल्लत का भी अपने जिम्मेदारी रखते हैं अपने साथ, इसलिए इस बात को कहने में मुझे कहीं भी अफसोस नहीं है कि जो मरकज़ी सरकारें हों या राज्य सरकारें हों, अपने फ़राइज़ को अंजाम देही अक़लियती तबका और ख़ास तौर पे मुस्लिम अक़लियत के लिए बतौर हुस्न खूबी नहीं अंजाम दे पाई हैं। इसमें कहने में मुझे कोई भी कमी नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हम जो काम
अक़लियत तबका के लिए हम सफदर भाई की बातों से बहुत सहमत हैं कि अवेयरनेस हो। तो अवेयरनेस हमारे अंदर कब होगा, ये भी तो हमको सोचना है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि तालीम के मैदान में हम उद्दलित लोगों से भी पीछे हैं। अब आप कंपेयर कीजिए, जो 700 साल तक हमारा जहन है कि हम यहाँ हुकूमत किया है और हम इस्लाम के उस इस्लाम के मानने वाले हैं जो इल्म का पैगाम, अल्लाह का पहला पैगाम जो अल्लाह के रसूल के पास आया, इल्म, तो हम इल्म से बेजार खुद क्यों हो गए कि हमने प्राइमरी लेवल पर भी एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। अब आप देख लीजिए, आजकल प्राइवेटेशन का ज़माना आ गया। प्राइवेटेशन के ज़माने में 400 डीम यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड हुई है। हमारे भी इंडस्ट्रियलिस्ट इतने ज़रूर हैं कि 40-50 डीम यूनिवर्सिटी खोल सकते थे फॉर बिजनेस पर्पस, बिल्कुल कर सकते, लेकिन हमने इल्म की तरफ नहीं ध्यान दिया। सच्चर कमेटी का तस्करा आया। सच्चर कमेटी के पहले हाल क्या था, इसको भी तो सोच लीजिए। हम मुसलमान भी नहीं समझते थे कि हम इतने नीचे हैं। सरकार अगर कोई नाम अक़लियत और मुसलमान के लिए लेती थी तो इस मुल्क की एक फ़िरका परस्त जमात फौरन कहती थी कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। ये क्या तुष्टीकरण है? आज उन लोगों को तो माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि हमारी हालात 40 साल में इतनी पीछे हो गई। ये सच्चर का सबसे बड़ा देन और यूपीए 1 सरकार का मुसलमानों के तई अगर सबसे बड़ा काम हम समझते हैं वो, यहाँ कमीशन का रिवाज है। यहाँ कमीशन बनती है 3 साल का, 6 साल एक्सटेंशन, 40 साल तक कमीशन चल रही है। सच्चर कमीशन 3 साल के पीरियड में इतना आला रिपोर्ट पेश कर दी जिसमें दूध का दूध, पानी का पानी, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे किसी को उंगली उठाए, लेकिन वक्त में हुआ और एटीआर भी वक्त पर आया, पार्लियामेंट में रिपोर्ट भी आई। उसके बाद लोगों को यह समझ में आया कि अक़लियतों के लिए कुछ शुरू करना है और उसका नतीजा है कि अब थोड़े थोड़े फंड देने की शुरुआत हुई है, लेकिन हम उस तरफ इशारा दे रहे हैं। मेरा सवाल ये था, मैं बीच में रोकना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट्स आ गई हैं और ये पता चल गया कि पिछले 50-60 साल में कहां पहुंच गया है अक़लियती तबका, खासतौर से मुसलमान। जिम्मेदार कौन है? सिर्फ कौम नहीं, जिम्मेदार कौन है यही तो था कि जिम्मेदार कौन है ये कहेंगे जो तब जिस सरकार की हुकूमत सबसे ज्यादा थी वो होंगे। इसके लिए अगर ये सोचा जाता तो ये रिपोर्ट भी नहीं आती पार्लियामेंट में। तो हम तो कांग्रेस पार्टी या यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उंगली उधर ही उठी, लेकिन उसके बावजूद दूध का दूध, पानी का पानी और सच्चाई सामने आई ताकि अक़लियत तबका भी अपने लिए सोचने लगा और सरकारों को मजबूर होना पड़ेगा। इस तबके को इग्नोर बहुत दिन नहीं कर सकते हैं। 2 बात है, अब सच्चर के बाद जो एटीआर आई, हमारी बहन अभी कह रही थी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हमें याद है अब मल्टी पार्टी सरकारों का जमाना है, केंद्र में भी एक पार्टी की सरकार नहीं है, कोलेशन का एरा हम कहते हैं। राज्यों में चले जाइए, अगर 10 सरकारें कांग्रेस की हैं तो 10 बीजेपी की है, कुछ समाजवादी की है, कुछ नीतीश कुमार की पार्टियों की है। तो अब सबकी जहन होगी ना। पहले होता था 15 सूत्री प्रोग्राम का स्टेट मॉनिटरिंग हर महीने करना था जिसमें सब अक़लियत के मसाइल आ जाते थे। अब कई स्टेटों को आप देख लीजिए, वहां पूरे 5 साल और 7 साल से वो मॉनिटरिंग की मीटिंग ही नहीं हुई है। मेरा भी यही सवाल है कि हम अफसरान की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं, लीडरशिप की जिम्मेदारी तय कर सकते हैं। लीडरशिप जो है वो कितनी जिम्मेदार है और अफसरों को किस तरीके से पाबंद किया जाए कि भाई ये यूटिलाइज तो करो, आप जो आपकी जिम्मेदारी उसको तो पूरा करो। मैं इनकी अंसारी साहब की बात में कहूं, मॉनिटरिंग की बहुत जरूरत है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 70 किलोमीटर पर है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ITI खोलने के लिए एक पर्टिकुलर विलेज का जगह बतलाई कि साहब यहाँ खुलेगा। यहाँ से अप्रूव हो गया, पैसा चला गया, फंड चले गए, जमीन मिल गई। एक MLA साहब ने, पार्टी दूसरी थी जो पावर में थी, उन्होंने लेके उसको शिफ्ट करवा दिया दूसरी जगह। जहाँ पहले से एक पॉलिटेक्निक खुला हुआ है उसके बराबर में दूसरा पॉलिटेक्निक और खुल गया कि साहब वो नहीं। और ये कहा कि 75% मुस्लिम इस एरिया में ज़्यादा हैं, जबकि वो 25% भी मुसलमान वहाँ पर नहीं है। हार्डली 5 या 7% मुसलमान है। 2 लेटर लिख के दोनों बार जवाब आ गया स्टेट से कि नहीं साहब, जहाँ पर हमने अब खोला है वो बेहतर जगह है, वो गलत है। तो इसमें मॉनिटरिंग की जो बात कर रहे हैं अंसारी साहब, और आपने भी बात करी, इन्होंने, हमारी बहन ने भी बात करी, ये बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका, एक चीज़ और मैं बतलाऊँगा जो मैं चाहूँगा कि ये हम लोग कह रहे हैं, मैं भी बहुत दिन से कह रहा हूँ कि अवेयरनेस, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए अवेयरनेस के लिए। मेरे हिसाब से प्रेस
जहाँ तक देती है, कितने लोग उर्दू का पेपर पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, टीवी कौन कौन देखते हैं, ये तो। और क्या सिर्फ प्रेस की, आपने भी कहा था कि क्या सिर्फ प्रेस की ये जिम्मेदारी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें हमारी जो एनजीओज हैं, माइनॉरिटीज़ की बहुत सी एनजीओज हैं, मदारिस हैं, उनको भी सबको मालूम होना चाहिए, वो कोशिश करें कि लोगों तक पहुँचाएं इस स्कीम्स को। बहुत ज़रूरी है स्कीम्स के पहुँचाना, अगर स्कीम्स पहुँचती हैं सब हो जाएगा। एक कुछ हैं जो प्रॉब्लम्स आपने बतलाई, कुछ होती हैं। अब जैसे स्कॉलरशिप है, सॉरी लोन, 5 लाख तक का लोन स्टेट, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन उसमें क्या है कि शराइत जो हैं वो ऐसी हैं। अब एक शराइत ऐसी है कि उसमें 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर चाहिए उसमें गारंटी। हालांकि ये इसमें जिम्मेदारी आपको अदा करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भी ये शराइत थी जी, उनको दूर किया गया वहां पे। वी आर ऑलरेडी टेकिंग अप। तो मगर मैं बतला रहा हूँ, तो उसका नतीजा मुझे जब मालूम हुआ, जब मेरे टेक ओवर करने के बाद ही मालूम हुआ मुझे कि ये प्रॉब्लम आई, तो उसमें क्या रहा कि जैन, जो आप बतला रहे थे अभी फैसल भाई, जैन जो है 2% है माइनॉरिटीज में, मुस्लिम जो है 70% प्लस है। बिल्कुल। जैनियों ने जो लोन लिया है 50% लोन लिया अभी तक, मुस्लिम्स ने 0.2% लोन लिया। और मेरा ख्याल कि इसमें 2 चीजें हैं, एक तो वो एजुकेटेड हैं और एक अवेयर हैं, एजुकेटेड है, और शायद उनकी लीडरशिप भी मजबूत है। लीडरशिप मजबूत है, उनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रही है। और सेकेंडली उनके साथ एक और है, उनको 2 गजेटेड ऑफिसर गारंटर मिल सकते हैं। हमें बहुत माइनॉरिटीज के लोगों के लिए मुश्किल। मैं आपको याद दिलाऊं सफदर साहब कि मैं बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ का ऐड देखता हूं, चूंकि मीडिया में हूं, हम लोगों के पास भी आते हैं। अब कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का ऐड है, जागो ग्राहक, हर टीवी, हर चैनल, हर अखबार पे दिखता है। कभी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का या उसका एक बहुत अहम हिस्सा है मौलाना आज़ाद फाउंडेशन, अच्छा काम कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा काम, कभी उसका कोई इस तरह का स्कीम या इस तरह का ये होता है। हम लोगों के पास आते हैं कि हमारे ये फंक्शन है तो उसको कवर करवा दीजिए, इसके बारे में कभी कोई कंसर्ट एकदम मुनज़्ज़म तरीके से विज्ञापन नहीं आता है, जो सबकी ज़बान पर भी चढ़ जाए। अब जागो ग्राहक कैसा है, सबको समझ में आता है, कोई ऐसा निज़ाम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ उसी तरफ इशारा करती है कि नीयत साफ नहीं है, एक, और मिसमैनेजमेंट है 2, और तीसरी बात क्लैरिटी ऑफ जो स्कीम्स थिंग्स है ना वो नहीं है। स्कीम्स बनती है तो ड्राइंग रूम्स में एसी एयर कंडीशन कमरों में बैठ के बन जाती है। बुलंदशहर का जिक्र किया, बुलंदशहर या खुर्जा के गांव में जाकर के मुसलमानों की हालत देख करके, जिसके बारे में मोहतरमा बता रही थी, उसको मद्देनजर रख करके स्कीम नहीं बनती है, इसलिए वो स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है, और उससे जो मुसलमान है फैज़याब नहीं कर रही थी सर्व शिक्षा अभियान की। अभी हम लोग यूपी में हमारी केंद्रीय सरकार ने इतनी अच्छी वो दी है सर्व शिक्षा अभियान के तौर पे, लेकिन वहाँ आप देखिए तो सर्व शिक्षा अभियान गैर लोगों के हाथ में है। और मैं आपको बताऊँ, गैर इन द सेंस हमारी पार्टी से कोई जुड़ा नहीं है, और ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसके जरिए सब लोग, जैसे इकरा इस्लाम में बताया, इकरा यानी कि पढ़ो। कैसे पढ़ें जब उनको मालूम ही नहीं है, इल्म भी नहीं है, कोई बताता नहीं, पहुँचाता नहीं। सैयद फैसल साहब आपके पास आएंगे। ये साल जो है इंतखाबी साल के तौर पर लोग इसको देख रहे हैं, कई सारे स्टेट्स में जो है इस साल असेंबली इंतखाबात होने हैं, अगले साल आम इंतखाबात होने हैं। क्या लगता है, ये इंतखाबी साल है, एक बार फिर से जो है वो लुभाया जाएगा अक़लियती तबके को, फिर जो है जो इंतखाबी मंशूर होते हैं उनके अंदर बड़े बड़े दावे किए जाएंगे, और फिर वही पुरानी कहानी 4 साल तक फिर भुला दिया जाएगा, और फिर जब अगले इंतखाब आएंगे तब जो है वही होगा। और हम एक अहम चीज़ ये कि अक़लियती तबका भी इन जो छलावे हैं उनमें आसानी से आ जाता है। देखिए, बहुत सही, बहुत अहम बात आपने की। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, जिस फोरम पे भी मैं होता हूं, कि ये 2013 है, 2014 में इंतखाब होना लाजमी है, मरकज़ी। ये एजेंडा साजी का साल है। मुसलमानों को अपने एजेंडे को बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारे ग्रीवेंसेस क्या हैं, हमारी डिमांड्स क्या हैं, हमारी चीज़ें क्या हैं, और उसको ले करके बिल्कुल तैयार बैठना चाहिए कि जो भी लुभाने वाला आता है उससे पहले वो दिखाएं कि भाई ये चीज़ें हैं, तुमने माजी में क्या क्या की और मुस्तकबिल में तुम इसको कैसे पूरा करोगे। मैं किसी जमात की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात तय है कि कुछ अच्छी मुस्बत पहल तो हुई है पिछले चंद सालों में, इससे कहीं आप उसको इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि टू लिटिल टू लेट वाली बात है। लेकिन एक खुशाइन बात है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मुसलमानों का रोल इसमें बहुत अहम है कि वो पूरी एजेंडा साजी के साथ पूरा एजेंडा बना के तैयार रहें कि अब 2014 के पहले जब जमातें आएंगी, चाहे कोई पार्टी हो, तो उनके सामने ये एक मंशूर रखा जाएगा और ये एक चार्टर ऑफ डिमांड होगा कि भाई ये है और ये मेरे ग्रीवेंसेस हैं, आपने इसमें से कौन से पूरे किए और नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और इसको अगर माजी में मुस्तकबिल में पूरा करना है तो उसके लिए आप क्या इक़दाम करें। जब तक आप ये नहीं कीजिएगा, आप लुभाए जाते रहिएगा, उस वक्त आएंगे आपको एक लॉलीपॉप दे देंगे, फिर आप उसको पूरे 5 साल तक चूसते रहिएगा। मेरा एक सवाल और है, आप दोनों से ही वो सवाल रहेगा। ठीक है, सबसे पहले ये सवाल आपसे कर लेते हैं कि
अवेयरनेस की बात हो रही है, आम लोगों की अवेयरनेस की बात हो रही है, मुस्लिम तबके के आम लोगों की अवेयरनेस की बात हो रही है, लेकिन हमारी लीडरशिप कितनी अवेयर है? वो कितनी बार इंतखाबी मंशूर को देखते हैं अपनी ही पार्टी के कि भाई आपने पहली, अब से 10 साल पहले जो है ये इंतखाबी मंशूर था आपका जब इलेक्शन हो रहे थे, ये कितने वादे आपने पूरे किए, कितने नहीं किए? ये 5 साल पहले जो है आपने वादे किए थे वो कितने पूरे किए, कितने नहीं किए? आप लोग कितना जो है वो बेदार हैं इस चीज को लेकर? देखिए, आपका ये सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि अब कांग्रेस के लोग जाने, मैं तो अभी कमीशन में हूँ, लेकिन मैं जब कांग्रेस का जिम्मेदारी तो बनती है, एक जिम्मेदारी तो बनती है। एक नहीं कहूँ, हाँ, कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार जो है रिव्यू किया था कि उन्होंने अक़लियत के लिए जो वादे किए उन्हें पूरा किया नहीं, लेकिन अभी भी जो रिव्यू किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें कम हो सकती हैं लेकिन उन्होंने रिव्यू किया है और रिव्यू के बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपने वादे पूरे किए हैं। अभी 2-3 चीज़ के सवाल खड़े हुए थे, मैं उसकी तरफ इशारा करना चाहता हूँ। एक हमारे भाई फजल भाई ने बहुत अच्छी बात कही, कम्युनलिज्म का तस्करा किया। आज देखिए, सच्चर कमेटी के बाद बहुत सारे स्कीम्स आए, माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट्स में फंड्स जाते हैं। ये 90 डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान भर में आइडेंटिफाई है जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए योजनाओं स्कीम्स के लिए ये फंड भेजे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट जाता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। एक सवाल बहुत बड़ा है, हर पार्टियों की ये सोचने का है कि हम अपने अधिकारियों को क्या बना रहे हैं। अब कम्युनलिज्म का असर ये है कि एक डिस्ट्रिक्ट आप मान लीजिए, एक डिस्ट्रिक्ट में मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम आबादी, इसलिए कि कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट बना है, लेकिन उसके अगर 50 गांव हैं तो 50 में मुस्लिम नहीं होंगे, 25 में मुस्लिम होंगे, 25 में नहीं होंगे। उन काम जो माइनॉरिटीज का भी है वो अधिकारी उन इलाकों में हो रहा है, उन जगह पर, और ये रिपोर्ट आ गई है, और ये रिपोर्ट आई। हम सेंट्रल गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने अब यूनिट डिस्ट्रिक्ट के बजाय ब्लॉक बना दिए हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कमियां आती हैं, हमारा भी लीडरशिप का, मिली लीडरशिप की भी जरूरत है कि उनको बताते जाएं। अब जैसे बैंक के अभी तस्करा किया, बहुत अच्छा किया। मैं बैंक का एक डायरेक्टर भी था पिछले दिनों, हम देखते थे। होता यह है कि मुसलमानों के दरखास्त कुछ कमियां रहती हैं, हम लोग अपनी कमियों को एकदम भूल जाते हैं, दरखास्त भी रफ हम बना के देते हैं, कभी पूछ के नहीं देते हैं, कुछ अच्छे भी देते हैं, तो कम्युनल अधिकारी है रिजेक्ट कर देता है। कंप्लेन आया कि 15 सूत्री प्रोग्राम के तहत कि बैंकों को 15% फंडिंग करना है माइनॉरिटीज और उसमें मुस्लिम माइनॉरिटीज को। कंप्लेन आया, उसके लिए रिजर्व बैंक ने एक डायरेक्शन दिया कि अब दरखास्तों को बैंक मैनेजर के लेवल पर नहीं रिजेक्ट कर सकते हैं, अक़लियत का उसके ऊपर करेंगे। तो चेक एंड बैलेंस है। तीसरी बात आप सबसे इंपॉर्टेंट है, उर्दू से मुतालिक आपने कहा। उर्दू बिहार में, मुझे ये बात का फख्र है कि जब मैं मिनिस्टर था बिहार का, तो मैंने 15 डिस्ट्रिक्ट से 40 डिस्ट्रिक्ट में मैंने उर्दू को सेकंड लैंग्वेज कराया था। पहले 15 डिस्ट्रिक्ट के लिए था, मैंने 40 डिस्ट्रिक्ट को किया था। लेकिन अमल क्या है, 4,500 उर्दू ट्रांसलेटर बहाल किए गए थे हर ब्लॉक लेवल पर। नतीजा क्या हुआ, हमारे वो अधिकारी जो हमारे बच्चे थे, उन लोगों ने देखा कि उर्दू का ट्रांसलेशन का काम दरखास्तों का करेंगे, हमें क्या इनकम मिलेगा, हमें तो NREP का फाइल चाहिए, एजुकेशन का फाइल चाहिए जहां इनकम हो सके। सबने ट्रांसफर करा लिया। ये उनको फर्ज नहीं बनता था कि कम से कम 2-4 हम सरकार के पैसे ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। नतीजा क्या हुआ, सरकार जब हम कांग्रेस की गई, दूसरी सरकार ने रिव्यू किया, रिव्यू करने के बाद उनको पता लगा कि उर्दू की दरखास्तें कोई देता ही नहीं है, और देता नहीं है तो इतनी बड़ी एक्सपेंडिचर क्यों हो। उन्होंने सब पोस्ट को कैंसिल कर दिया। मैं बिहार की बात कर रहा हूं, जो बहाल है बहाल। तो इतनी नौकरी जो लगातार मिलने वाली थी, एक रिटायर होते दूसरे को मिलने वाली थी और बढ़ने वाला था, तो हमारी भी कमी है ना। मिली इदारे क्या कर रहे थे, उनको देखना चाहिए था ना। दरखास्त बार बार हम लोगों ने अपील किया था कि ये बहुत बड़ा। अब हम उर्दू, अभी सफदर भाई से शिकायत की जा रही है। अरे क्या शिकायत है भाई, तुम उर्दू में लिखना तो खुद शुरू करो। उर्दू अखबारात तो पढ़ो, एक ठो खरीद के फ्री में मिल जाए तब पढ़ना पसंद करती है ये कौन। अच्छा सफदर साहब, मेरा सवाल ये था, वही अवेयरनेस की बात करेंगे, लीडरशिप कितनी अवेयर है। प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसकी मॉनिटरिंग जो है उसका भी सिस्टम उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम देखते हैं कि राजस्थान की बात मैं करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, बिहार की बात करूं, वहां पर हर महीने मॉनिटरिंग होनी चाहिए, या सभी स्टेट्स में होनी चाहिए, लेकिन हमारी लीडरशिप की इसको नाकामी कह लीजिए, वो नहीं हो पाती है ढंग से, और जितना फायदा पहुंचना चाहिए 15 पॉइंट प्रोग्राम्स के प्राइम मिनिस्टर का, वो नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब। वो वजह यही है कि अवेयरनेस की वजह से, और इसमें मॉनिटरिंग कमेटी एक होनी चाहिए,
और सेंटर से होनी चाहिए, सेंटर में मतलब मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। स्टेट के अंदर तो अपने अपनी उन्होंने बनाई होंगी, ना बनाया उसके बाद भी जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे, लेकिन सेंटर से एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। और जो अभी ब्लॉक वाइज जो उसको कर दिया है आपने, वो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, ब्लॉक वाइज करके बहुत चेंज आ जाएगा। और ये जनरल कंप्लेंट्स आ रही हैं अदर स्टेट से कि जहां पे पैसा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है अपना, मैं दिल्ली गवर्नमेंट के मैं बतला सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ माइनॉरिटी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। इसमें अभी जो है तकरीबन 40 करोड़ रुपए का पैसा उसमें हर एक जगह दिया गया अभी कुछ दिन पहले, डेवलपमेंट के लिए। और इसी तरीके से वहाँ पर हॉस्पिटल के लिए भी 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल वो खोले जा रहे हैं। नंद नगरी में है और एक सुंदर नगरी और एक है न्यू जाफराबाद, उसमें खोले जा रहे हैं। जी, अवेयरनेस की बात आप कीजिएगा। जो लीडरशिप, तो बड़ी लीडरशिप की बात तो हम छोड़ रहे हैं, जो हमारे जो नुमाइंदे हैं, ग्रास रूट के जो वर्कर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कैसे कर सकते हैं, और प्रेशर ग्रुप भी क्या वो बना करके जो है हुकूमतों के ऊपर काम करा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। अगर उनको इतनी पावर दी जाए, उनकी बात मानी जाए। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि ग्रास रूट लेवल पे ही काम पहले होना चाहिए। ये मैंने देखा है, एक पर्टिकुलर पार्टी है यूपी की, मैं मिसाल लेती हूँ, तो वो ग्रास रूट लेवल पे 24 घंटे काम करते हैं। हमारी पार्टी की, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी ये कमी है कि यूपी के उस पे स्तर पे कह रही हूँ कि अभी ग्रास रूट लेवल पे काम नहीं हो रहा है। जो हमारी केंद्र की स्कीमें जा रही हैं वो स्टेट लेवल में लोग नहीं कर रहे हैं। ये कमी में भाई लोग अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं, मैं अपनी कमियां भी बतानी चाहिए और उनको जो है एक्सेप्ट करना चाहिए और उनको सुधारना भी चाहिए। और इसके लिए सुझाव भी है कि आप उनको इख्तियार दीजिए, उनको स्कीम्स का पूरा एक एजेंडा दीजिए, तभी वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। और उनसे एक लिंक बनाया तरीके से सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए। मीडिया का भी बड़ा अहम रोल होता है, लीडरशिप है वो, जो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका बड़ा अहम रोल है, और जो मजहबी लीडरशिप है, जो हमारे मजहबी रहनुमा है, वो सब लोग आगे आए और हुकूमतों के ऊपर प्रेशर बनाए। किस तरीके से सब मिलकर के काम कर सकते हैं? ये गली मोहल्ले के लेवल से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। जो मदरसे हैं, मदरसों में है, वो बताएं कि ये डेवलपमेंट के बजाय तनकीद करने के, जहाँ कुछ लोग करते हैं कि हाँ दूसरी पार्टी के है तो तनकीद करना उनका है कि हाँ जी कांग्रेस क्योंकि पावर में है उनकी तनकीद करना हमारे, वो क्यों तनकीद करें? उनको बताएं ये वाले ये कर सकते हैं, आप इसमें भर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। अब फैसल साहब आपके पास ही आएंगे। बड़ा ग्रुप है मीडिया का, उसके बड़े जिम्मेदार हैं आप, आपकी बड़ी जिम्मेदारी होती है, लीडरशिप की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो ग्रास रूट जो वर्कर्स हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, सब लोगों की जिम्मेदारी है, और जो हमारी मजहबी लीडरशिप है, जो हमारे रहनुमा है, उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। किस तरीके से, कैसे सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए? और आपको लगता है कि ये जो बिखराव है, दिखता है हमें, ये बिखराव को एक इशू के ऊपर तो आ जाए, कम से कम सब लोग एक हो जाएं किसी एक इशू के ऊपर? नहीं, बिल्कुल बहुत अहम बात आपने की कि बिखराव बहुत ज़्यादा है, मुत्तहिद नहीं है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि यूनाइट नहीं हो सकते हैं और प्रेशर ग्रुप नहीं बना सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खुर्शीद साहब, आप राजस्थान से हैं, आपने खुद देखा होगा जाटों का जो आंदोलन शुरू हुआ किस तरह से होता है, कितनी ताकत से होता है। एक आदमी, एक लीडर के सामने आकर के सारे लोग अब कॉमन कॉज के इशू पे सब मुत्तहिद हो जाते हैं। हमारे यहाँ मसला ये हो जाता है बहुत माजरत के साथ कि मुसलमानों में क़यादत की एक कमी है, वो भी एक बहुत बड़ा मसला है। और वो भी इसलिए है, मैं बहुत गौर कर रहा था क्यों है। मुसलमानों के साथ एक मसला ये, क़यादत ऐसी चाहिए जो फरिश्ता हो, जिसको खाना नहीं चाहिए, जिसको पानी नहीं चाहिए, उसके ऊपर सारी तनकीदें करेंगे, उसको हमेशा स्कैनर में रखेंगे। ऐसा नहीं, आप देखिए कि एक कॉज के लिए कोई आदमी अगर आगे बढ़ा है तो उसके साथ हम कैसे कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, पार्टी और अपने एजेंडे को छोड़ करके उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ये अगर सबक लेना है तो जाटों से लें, गुर्जरों से लें। देखिए हरियाणा में, पंजाब में और राजस्थान में किस तरह से अपने इशू के लिए कर्नल बैसला के साथ लोग जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। कोई बहुत बड़ी सियासी पार्टी का आदमी नहीं है, लेकिन एक बड़ी मुहिम को लेकर चला, लोग उसके साथ, उसकी बहुत कमी है। दूसरी बात ये कि माइनॉरिटी की बात करते हैं, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेने का एक मसला इतना बड़ा बना हुआ है कि आज तक ये पता नहीं है कि माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट कौन देगा। सरकार की जिम्मेदारी है इसको वाजे करें कि माइनॉरिटी से, अब जब सर्टिफिकेट ही उसके पास नहीं है तो वो सारी चीज़ों से महरूम है। तो ये एक सिस्टम का फ्लॉ है, उसको भी दूर होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि जो अवेयरनेस की बात बार बार हो रही है, हम लोग अपने तौर पे तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जिम्मेदारी माशरे की भी इसलिए आती है कि माशरा, मैंने आपको उर्दू का एग्जांपल दिया, आज तक उस पर कोई एहतजाज नहीं हुआ, आज तक कोई प्रेशर। अगर शकील साहब कोई मुद्दा उठाएंगे तो फलां साहब कहेंगे अरे उनका कुछ ना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, वो उसको हम लोग दरकिनार करें 2 मिनट के लिए। हमारी कौम को अभी ज़रूरत है कि अपने कॉमन इश्यूज़ पे मुत्तहिद होकर के उससे सीखें। और तीसरी बात यह है कि तालीम की तरफ रुजू करें, तालीम की तरफ रुजू करें, और जो भी स्कीम
बनती है सरकार से लड़ करके उसको लें। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, कोई भीख की जरूरत नहीं। मेरा ये हिस्सा है 19% या 17% जो हिंदुस्तान में हमें, ये मेरा हिस्सा है, ये मुझे चाहिए और इसके दीजिए, ये हम दीजिए आप। लड़के लेंगे, हंस के लेंगे, मांग के लेंगे, एहतजाज करके लेंगे, लेकिन आज तक मैंने इन इश्यूज पे किसी भी सियासी जमात का कोई एहतजाजी मंसूबा नहीं देखा। इसमें एक चीज़ और है कि जो रिलीजियस लीडरशिप हमारी है उनको मैं देखता हूँ दूसरे मौजू पे तो बड़े बड़े स्टेडियम्स में बड़े बड़े जलसे करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों के माशी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए ये हजरात भी सामने नहीं आते हैं। तो मेरी आज ईटीवी के इस प्रोग्राम से इन लोगों से अपील है कि सारे लोग मुत्तहिद होकर मुसलमानों के मसले और गम और उसके कर्ब को समझें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और मुसलमानों की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अवेयर हों, चीज़ों को समझें। इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, पूरा सिस्टम अभी नहीं हुआ है। सफदर साहब कह रहे हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं, मैं पूरा यकीन करता हूँ ये लोग कोशिश कर रहे हैं। सरकार, मैंने पहले भी कहा कि पिछले कुछ दिनों में पेशरफ्त हुई है, लेकिन उसमें हम अपना रोल भी अदा करें इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आगे। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। बिल्कुल। सफदर साहब क्या कहेंगे आखिर में, क्या एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? ये उम्मीद हमें रखनी चाहिए, क्योंकि ना उम्मीद तो कुफ्र है, उम्मीद तो रखनी ही चाहिए। और किस तरीके से आप सब लोग जो हैं अपना रोल अदा करें? अब नहीं, जो फैसल भाई ने भी कहा मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक करता हूँ कि सबसे बहुत ज़रूरी यही है कि जो हम अवेयरनेस कैंप हम भी चिल्लाते हैं, हर एक चिल्ला रहा है, आप भी बोल रही थी, लेकिन मेन ये है कि इसको अल्लाह जो बतलाया कि अल्लाह के हमारे रिलीजियस लीडर्स, उनकी भी जिम्मेदारी होती है, और जितने भी ग्रास रूट लेवल आपने बोला था बहुत सही है, ग्रास रूट लेवल पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि वो जाके बतलाएं लोगों को। बिल्कुल सही है कि अल्लाह कितना लोग उर्दू का पेपर पढ़ते हैं, कितना लोग अल्लाह टीवी देखते हैं, लेकिन यह है कि जो पब्लिक जाके बतलाएगी, मैंने ये देखा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने बतलाया आपको अभी। अल्लाह मैं तो चाहूँगा आप मेरी मदद करिए कि अवेयरनेस कैंप हमने लगाया, ब्रीफ किया, उसी के दूसरे दिन आधे लोग आ जाते थे कि एप्लीकेशन लेके कि साहब हमें ये करना है, ये करना है। मैं एक चीज़ और बतलाना चाहूँगा इसलिए कि आपके टीवी के थ्रू इस वक्त कि हम लोग 4-5 ट्रेनिंग कोचिंग क्लासेस के कैंप लगाते हैं, जिसमें कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं 6 महीने की, सब फ्री होती है। देन मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं, ब्यूटिशियन कोर्सेज चला रहे हैं, जूट मेकिंग का जूट बैग मेकिंग का कोर्सेज चला रहे हैं, ये सारे फ्री हैं, इसमें आना चाहिए। हम अपना ऐड भी देते हैं, मुश्किल से लोग पहुंच पाते हैं, बड़ी मुश्किल से पकड़ के लाते हैं। चलो गनीमत है, आने तो लगे लोग। जो हमारी एनजीओज हैं, जो हमारी एनजीओज हैं, वो बेचारे वो लोग कहते हैं साहब हमारे पास लोग ही नहीं आ रहे हैं, कैसे करें साहब लगे। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लोग मिलकर, हम लोग सब मिलकर करेंगे। ऐसा कोई वो नहीं है कि गवर्नमेंट ना चाहे, ना सरकार चाहे, सरकार भी चाहेगी, जब हम लोग पीछे पड़ेंगे तो वो करेगी सरकार भी इंशाल्लाह। कैसे करें, हुकूमतें कैसे काम करें, सब लोगों को मिलकर के कैसे प्रेशर बनाना चाहिए? देखिए, आप हम 3 पॉइंट अभी रखना चाहते हैं। एक तो ये प्रेशर बनाने का सबसे बड़ी बात ये है कि मायूसी कुफ्र है। हमको आज भी यकीन करना चाहिए कि हम मुसलमान एक यूनिट होके जब जमहूरियत में अपनी ताकत दिखाएंगे तो बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ेगा और हमारे मसाइल के हल होंगे। लेकिन हमारी कमी क्या है, इसको भी हम गौर कर लें। कमी हमारी ये है कि हम अपने लीडर को लीडर नहीं मानने को तैयार हैं, हम लोन के लीडर को लीडर मानते हैं। हम जब भी दूसरे गैर मुस्लिम को लीडर मान लेंगे, अपने लोगों को नहीं मानेंगे। अब 2 बातें आई थी पहले ही। एक तो मुसलमानों के हालात, उस पर हम जो मुसलमानों के इक्तिसादी हालात हैं, तो मुल्क के अंदर आर्टिजन थे मुसलमान, जिनकी वजह से इक्तिसादी हालात उनकी बेहतर थी। अब आप देखिए, बनारस की साड़ियाँ पूरी दुनिया में मशहूर थी, पीतल मुरादाबाद के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे, इलाहाबाद भदोई के और मिर्ज़ापुर के कारपेट, और भागलपुर के सिल्क, और वो ताला अलीगढ़ के जहां यूनिवर्सिटी है वहां, ये सब चीजें उनको टारगेट किया गया और वहां पर जो है दंगे फसादात कराए गए करके उसको है। लेकिन हम आज इस थोड़ा आगे बढ़े हैं, हम इस फोरम से हम नहीं अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि आज जब आर्टिजन जो हमारे टेक्निकल हमारे नहीं है, तो जो हैं उनको आप सहायता और मदद करने के लिए आप स्कीम बनाइए। और उनके जो स्कीम आ रहे हैं, जैसे बुनकरों के लिए स्कीम आते हैं, सब कागज पर रह जाते हैं। किसानों के कर्ज माफ हो जाते हैं, लेकिन किसान और बुनकर एक साथ हैं, बुनकरों के कर्ज नहीं माफ हो पाते हैं। तो ये भेदभाव सहनियत बदलनी पड़ेगी, ये नजरिया। दूसरी ये है कि हमारा जो आपने कहा कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का, तो मॉनिटरिंग की सिस्टम भी जो बनाया है वो डिफेक्ट है। 90 डिस्ट्रिक्ट कंसंट्रेटेड डिस्ट्रिक्ट में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में एक आर्मी अफसर को कोऑर्डिनेटर और बड़ी तनख्वाह पर बहाल किया हुआ है सब जगह।
लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमको इस्लाह करने की जरूरत है कि सिर्फ आर्मी और दूसरे लोग नहीं, सोशल वर्कर ज्यादा अहमियत के साथ काम कर सकते हैं। तीसरी बात ये जो है ओबीसी के मुतालिक, ये बात भूल जाइए, रिजर्वेशन मुसलमानों के लिए हो, जरूर हो, लेकिन जब होगा जब की बात है। आज तो रिजर्वेशन में, ओबीसी रिजर्वेशन में मुसलमान का 90% हिस्सा शामिल है, और हम जहां जहां भी मुसलमान छूटे थे, ये 1.5 साल के पीरियड में बंगाल जैसे स्टेट में हमने 42 मुस्लिम कम्युनिटी को हमने सेंट्रल लिस्ट में शामिल कर दिया। इसी तरह से दिल्ली में अभी हमने शामिल किया और कुछ और करने जा रहे हैं। हर कल हम चंडीगढ़ में हम जाने वाले हैं, वो कर। तो हम अपील करेंगे कि जो मुसलमानों की कम्युनिटी छूट गई है पहले वो करें, पहले इनलिस्ट हो जाएगी तब उनको फायदा मिलेगा। उसके बाद एक मसला आता है स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनने का। दिल्ली में भी सर्टिफिकेट बनने की है। हम अपील करना चाहेंगे कि लोग आते कहां हैं, अगर उनके सर्टिफिकेट बनने के मसाइल हो रहे हैं, सफदर भाई के पास जाएं, और स्टेट में लोग हैं वहां जाएं, यहां नहीं हो हमारे पास आएं और उन मसाइल का हल किया जाएगा। तो हम समझते हैं कि इक्तिसादी तौर पे नौकरियों में जो परसेंटेज है मुसलमानों का, वो फौरन हाई हो जाएगा अगर ओबीसी मुसलमानों को भी कम्युनलिज्म का शिकार ना बने। तो कम से कम हमारा शेयर उसमें बनता है। अब पॉपुलेशन के बेस पर 8% अगर एकाएक आ जाए तो मुसलमान तो एक यूनिट है, चाहे उसका कमजोर तबका है, कोई तबका है, मुसलमान कहा जाएगा कि वो 8%। बिल्कुल खुर्शीद साहब, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि एक चीज ये है कि ये सारी चीजें जो कह रहे हैं हम लोग की जो सजेशंस है या जो गवर्नमेंट कर रही है वो भी बहुत अच्छी करे, लेकिन कहीं ना कहीं माइंडसेट का प्रॉब्लम बहुत आ रहा है। मुझे एक वाकया याद है, अंतुले साहब ने उस वक्त के जो बैंकिंग सेक्रेटरी थे, जो आज एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े ओहदे पे फायज है, CAG हैं, उनको 28 खत लिखे लोन के हवाले से, और वो खत आते थे चले जाते थे राय साहब के पास, उस पर कोई पहल नहीं होती। माइंडसेट था। बाद में जब उनसे मुलाकात हुई तो उनके सेक्रेटरी ने, जो उनके सेक्रेटरी थे वो भी सीनियर IAS अफसर थे, सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर था, उसने पूछा कि राय साहब आपके पास हम लोगों ने इतने खत भेजे हैं माइनॉरिटी बैंकिंग के हवाले से, लोन के हवाले से, आप उस पर कोई जवाब क्यों नहीं देते हैं? तो बोले कि भाई अरे यार होता है, दे देंगे जवाब। तो ये एक माइंडसेट है, माइंडसेट से हम लोग को फाइट करना, और ये माइंडसेट लीडरों के हद तक तो उतना नहीं होता है, इसलिए कि उनको जाना होता है आवाम में, तो उनको मालूम है कि जाएंगे बुलंदशहर में तो वोटर पूछेगा, लेकिन अफसरों के लेवल पे माइंडसेट का बड़ा प्रॉब्लम है। जब तक ये माइंडसेट चेंज नहीं होगा तब तक वो वक्त की कमी है। खैर आज की बहस से एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि हुकूमतें काम कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको बेदार होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, और जो हमारी लीडरशिप है उसे ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। अगर ये सब हो जाए तो हुकूमतें मजबूर हो जाएंगी आपके काम करने के लिए, आपका हक आपको देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।